हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम हमारे नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं। आपने इस वीडियो सेशन से पहले पार्ट 1 कवर कर लिया होना चाहिए अमेंडमेंट्स का, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हें डिस्कस कर लिया था। एंड इसी डिस्कशन को कैरी करते हुए इस वीडियो सेशन में हम अगेन फर्दर कुछ चैप्टर्स में जो और चेंजेस हुए हैं जो फ्रेश एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशंस, उनका हम कवरेज करने वाले हैं। हमने पिछले सेशन में क्या देख लिया था, अगर उसका एक क्विक रिकैप अगर हम ले लें तो सबसे पहले हमने सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के रिलेटेड एक छोटा सा सर्कुलर देखा था, जिसमें कहा गया था नो क्लेम बोनस का जो अमाउंट होता है वो कोई सप्लाई नहीं होती है, एंड उसे जब रिड्यूस किया जाता है आपकी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम में से तो उसका डिस्काउंट मिलता है और जो नेट अमाउंट आती है उसी पे जीएसटी लगाया जाता है। दूसरा डिस्कशन हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में किया था अंडर रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज के अंदर हमने कवरेज किया था कि जो गवर्नमेंटल सर्विसेज पे जहां जहां रिवर्स चार्ज लगता है वहां वहां पे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स को भी कवर किया जाएगा, उन सिचुएशंस में भी रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। एंड तीसरा हमने एग्जेम्पशंस के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें हमने एयरफोर्स मेस या इस तरह के कोई भी मेस में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आर्मी पर्सनल को, उसे कहा था कि वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है, उसे हम टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं। एंड दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था विथ रिगार्ड टू रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन की बात थी, इसमें क्लैरिटी दी गई थी कि अगर कोई प्रोप्राइटर है और वो प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है लेकिन वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस को अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज करने वाला है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने वाला है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। हम उसे टैक्सेबल करने की नियत रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो आया तो जनवरी 2023 में था, लेकिन उसे एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब से अमेंडमेंट हुआ था 18 जुलाई 2022 वहीं से लागू कर दिया गया था। ये डिस्कशंस हमने क्लोज कर लिए थे अपने प्रीवियस सेशन में, और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ अदर चैप्टर्स जिसमें अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें हम पहले पिक कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकली भी और एग्जाम्स में, जिसमें एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, यानी ऑल टुगेदर एक नया रूल आया है, रूल 37A। तो आपको पहली बात तो ये रूल नंबर ध्यान में रखना होगा, रूल नंबर 37A करके एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। तो आपको अगर ये रूल समझना है तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको वापस जाननी होगी, थोड़ा सा रिवीजन जानना होगा, थोड़ा कंटेंट जो रेलेवेंट है वो ध्यान में लेना होगा, फिर ही आप ये रूल समझ सकते हैं। सर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें क्या जाननी है? हम जब आईटीसी बुक करना चाहते हैं यानी अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस पूरी करते हैं। वो सारी कंडीशंस पूरी होती है क्यूमुलेटिवली, तब जाके आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। जिन कंडीशंस के बारे में हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर रीड करते हैं, जहां आपने 6 कंडीशंस पढ़ी होती है, उन 6 कंडीशंस की बात करें तो 16(2)A के अंदर लिखा हुआ हमने देखा होता है पहली कंडीशन में कि आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप आईटीसी बुक करना चाहते हैं। दूसरा, ये जो टैक्स का अमाउंट है ये सामने वाले ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होना चाहिए। अगर उसने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा तो ही आपके जीएसटीआर 2B में दिखाई देगा और तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तीसरा, ये गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो गए होने चाहिए, रिसीव हुए होंगे तो ही आप इसका आईटीसी बुक कर सकते हैं। चौथा, आपके जीएसटीआर 2B में दिख तो रहा होगा लेकिन इनएलिजिबल के कॉलम में नहीं दिखना चाहिए एज पर सेक्शन 38। अगर इनएलिजिबल के कॉलम में दिख रहा होगा तो आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते हैं। पांचवा, आपके सामने वाले पर्सन ने यानी सप्लायर ने इसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है वो सरकार को भर दिया होना चाहिए, तभी हम आपको ये आईटीसी लेने देंगे। एंड छठा, आपने अपना रिटर्न भरा होना चाहिए, जीएसटीआर 3 भी भरा होना चाहिए, तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ये 6 बातें आपने पढ़ी होती है। इसमें से हम उठा रहे हैं एक बात 16(2)C। 16(2)C में कौन सी वाली कंडीशन थी कि जो आपका सप्लायर है उसने सरकार को टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम ये जब 16(2)C पढ़ते थे तब हम एक रेफरेंस देते थे
सेक्शन 41 का, और सेक्शन 41 का रेफरेंस देके हम कहते थे कि सामने वाले ने पे कर दिया है, ये हम मान लेंगे एज पर सेक्शन 41 ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, और हम आईटीसी ले लेंगे। ये सेक्शन 41 साथ में रीड किया जाता था 16(2)(c) के, जो अभी भी ऐसा ही है, ऐसे ही रीड किया जाता है कि सामने वाले पर्सन ने जीएसटीआर 1 में दिखाया है कि उसने आपको सप्लाई किया है, तो आप एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन, आपके जीएसटीआर 2B में दिखाई देगा, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट को सप्लायर ने सरकार को पे कर दिया होना चाहिए, तो ही आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसने पे कर दिया है? तो सेक्शन 41 कहता था सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे आप आईटीसी ले ले, चलेगा। लेकिन अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया होगा सरकार को, तो आपको ये आईटीसी जो आप ले चुके हैं उसे रिवर्स करना पड़ेगा। आप ये आईटीसी बुक जो कर लिए वो गलत कर लिए, इतनी बात आपको पता है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई। लेकिन इन बातों को लेके कोई रूल्स नहीं थे कि भाई कब करना है, कितने समय में करना है, नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सारी बातों पे क्लैरिटी नहीं थी। एंड देयर बाय अब गवर्नमेंट ने कहा रूल 37A बना के हम देते हैं ना क्लैरिटी, रूल 37A इंसर्ट किया और कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में तो कोई आउटवर्ड सप्लाई दिखाई थी जिसके बेसिस पे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में दिख गया था और उसने आईटीसी ले लिया था यूजिंग सेक्शन 41, एंड उस सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B के थ्रू उस इनवॉइस पे टैक्स नहीं भरा, तो उस सिचुएशन में हम इंतजार करेंगे एक वक्त तक कि सप्लायर इस डेट तक तो जीएसटीआर 3B में उसे दिखा देगा। और अगर उस वक्त तक इंतजार करने के बावजूद सप्लायर ने वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं किए, तो फिर रेसिपिएंट ने जो आईटीसी बुक कर लिया था, अवेल कर लिया था, उसे रिवर्स करना पड़ेगा एक डेट तक। और अगर उस डेट तक वो रिवर्स नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस लगाने हम शुरू कर देंगे। इस तरीके से देखो इन्होंने क्या डाला है, न्यूली इंसर्टेड रूल 37A covers a situation where a registered person, recipient, avails ITC in GSTR 3B for a tax period in respect of invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply, यानी जीएसटीआर 1 या तो जीएसटीआर 1 के थ्रू बताया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू उसने आपके डिटेल्स फाइल की होगी, और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, उसका आईटीसी अवेल कर लिया। However, the supplier does not furnish the return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply। हालांकि जीएसटीआर 1 में दिखाने के बाद उसे जीएसटीआर 3B में कभी दिखाया ही नहीं गया, उसके ऊपर जो टैक्स पे करना था वो सप्लायर ने किया ही नहीं, तो हम इंतजार करते रहेंगे। कब तक हम इंतजार करेंगे? डेट दे दी गई है लॉ में, till 30th of September following the end of the financial year in the ITC in respect of such debit note या invoice has been availed। यानी कि समझो अगर जनवरी 2023 का इनवॉइस है, जनवरी 2023 का इनवॉइस है, तो जनवरी 2023 का फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23। हम 22-23 का जो अगला साल है दैट इज 23-24, उसके 30 सितंबर तक इंतजार करेंगे, 30th सितंबर तक इंतजार करेंगे, यानी 30th सितंबर तक सप्लायर को जीएसटीआर 3B में वो इनवॉइस के रिलेटेड जो पेमेंट करनी है वो कर देनी होगी। अगर उसने कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने जो आईटीसी लिया है वेल एंड गुड, आपने सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, 30 सितंबर तक सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B में इसकी डिटेल्स डाल के पेमेंट नहीं किया, तो इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड। उसे रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। काफी इंतजार कर लिया सरकार ने, अब सरकार और इंतजार नहीं कर सकती है, उसे रिवर्स करो। व्हाइल फर्निशिंग अ रिटर्न इन जीएसटीआर 3B, खुद का जीएसटीआर 3B भरते वक्त आप उसे रिवर्स करें, तो रिवर्स करने का मतलब हो गया अगर आईटीसी है पहले से तो उसे हटा सकते हो, या फिर उतना अमाउंट अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपको ऐड करना पड़ेगा। कब तक? ऑन और बिफोर 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग व्हिच सच आईटीसी वाज अवेल्ड। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जनवरी का इनवॉइस था उसके रिलेटेड सप्लायर को 30 सितंबर 2023 तक बता देना था पेमेंट करके जीएसटीआर 3B में। उसने बता दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर 30 सितंबर की डेट चली गई और अभी तक उसने अपने जीएसटीआर 3B में वो इनवॉइस के रिलेटेड पेमेंट नहीं किया, तो फिर इस केस में आपको 30 नवंबर 2023 तक, दैट इज रेसिपिएंट को 30 नवंबर 2023 तक उसे
रिवर्स करना पड़ेगा। वो डेट है जब तक उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर उस डेट तक उसने रिवर्स नहीं किया, इफ इट इज नॉट सो रिवर्स्ड, सच अमाउंट शैल बी पेएबल अलोंग विथ इंटरेस्ट, तब जाके इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब अगर 30 नवंबर तक रिवर्स कर दिया ना, तो हम ब्याज नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज मत दो। 30 सितंबर तक सामने वाले ने दिखा दिया तो तकलीफ है ही नहीं। 30 सितंबर तक उसने नहीं दिखाया तो आप 30 नवंबर तक रिवर्स करो। 30 नवंबर तक रिवर्स कर दोगे तो कोई ब्याज नहीं है। बट अगर 30 नवंबर से भी रिवर्स नहीं किया तो उसके अगले दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। सेक्शन नंबर 50 के अंदर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ जाएगा, जैसा हम सेक्शन 50 में कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि फिर आगे जाके लिखा है कि आगे सप्लायर को अपनी गलती रियलाइज हुई, क्योंकि रेसिपिएंट ने सप्लायर को कहा होगा तेरी वजह से मेरा क्रेडिट रिवर्सल हो गया, तूने सरकार को टैक्स नहीं भरा, तो सप्लायर ने अपनी गलती सुधार दी। यानी कि 30 सितंबर की डेट तो जा चुकी थी, लेकिन आगे भी जाके वो उसे सुधार तो सकता ही था, उसने सुधार दिया उसे। तो जिस महीने उसने सुधार दिया उसी महीने वापस रेसिपिएंट उसका आईटीसी रीअवेल कर सकता है, जिसमें हम ये बात जानते हैं जब रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट होता है ना, तब कोई टाइम लिमिट नहीं लगती है। रीअवेलमेंट के वक्त आप 16 सबसेक्शन 4 नहीं देखते, आप आराम से उस क्रेडिट को ले सकते हैं, भले आपकी जो समय सीमा 16(4) में दी हुई होती है वो निकल चुकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात लिखी है फर्दर, वेयर द सेड सप्लायर subsequently furnishes in GSTR 3B, the said person may reavail the amount credit in form GSTR 3B for a tax period thereafter, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई जाएगी। सिंपल सा डिस्कशन है, बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होना चाहिए। यह बात एक नोटिफिकेशन के थ्रू आई 26 दिसंबर 2022 को। इसका मतलब यह बात लागू कौन से केसेस में की जाएगी, वो इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स में यह बात लागू की जाएगी जो इनवॉइसेस और डेबिट नोट इशू किए गए हैं ऑन और आफ्टर 27 दिसंबर 2022। तो 27 दिसंबर 2022 या उसके बाद से जितने भी इनवॉइसेस और डेबिट नोट इशू किए गए हैं ना, उस पे ये बात लागू की जाएगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन इशू 26 दिसंबर 2022 से किया गया है। तो इसे फटाफट हम सिंपल एक टाइमलाइन में समराइज कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। जनवरी महीने का एक इनवॉइस है। मिस्टर ए उसके सप्लायर हैं, मिस्टर बी उसके रेसिपिएंट है। तो मैंने जनवरी 2023 लिया है, जो नोटिफिकेशन के बाद के महीने के रिलेटेड इनवॉइस लिया हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, यानी 1/4/22 से लेके 31/3/23 का जो साल है उसमें हमने जनवरी का महीना पकड़ा है। अब ये जनवरी महीने के रिलेटेड जो मिस्टर ए हैं उनको 11 फरवरी तक GSTR 1 भरनी होती है। उस GSTR 1 में तो उन्होंने ये अमाउंट दिखाई है, एंड देयर बाय मिस्टर बी के GSTR 2B में वो दिखाई दे रही है जो जनरेट हुआ होगा 11 तारीख के बाद, एंड देयर बाय मिस्टर बी ने आईटीसी ले लिया। लेकिन अब मिस्टर ए की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो 20 तारीख तक GSTR 3B भर रहे हैं उसके अंदर ये अमाउंट ऑफ टैक्स दिखाएं और उसे सरकार को पे करें, इधर बाय यूटिलाइजिंग हिज और हर आईटीसी, या फिर सीधे कैश पेमेंट करें, जो भी सिचुएशन उनकी बुक्स में रहने वाली है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। 20 तारीख भी हो सकती है, 22 या 24 तारीख भी हो सकती है, या फिर हो सकता है क्वार्टरली रिटर्न हो, जैसी भी सिचुएशन हो, डिपेंडिंग अपॉन QRMP स्कीम में वो है या नहीं, वो तो आप समझ जाएंगे, वो तो आप कर लेंगे। हम सिर्फ एक सिंपल केस ले रहे हैं। तो उन्हें ऐसा करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब रिवर्सल तो करना पड़ेगा। लेकिन रिवर्सल करने के लिए हमने कहा रूल नंबर 37A में इंतजार करो, इतनी कोई जल्दी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वी विल वेट। वेट कब तक करेंगे हम वेट करेंगे 30 सितंबर 2023 का, ऑन और बिफोर। अब अगर 30 सितंबर 2023 तक किसी भी GSTR 3B में किसका ऑफ मिस्टर ए में ये अमाउंट पे कर दी गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई रिवर्सल होगा ही नहीं, कोई ब्याज होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अब अगर 30 सितंबर तक करना है तो समझना, इसमें यह गलती मत करना कि सितंबर के रिटर्न में कर सकते हो। सितंबर के रिटर्न में कैसे करोगे, क्योंकि सितंबर के रिटर्न की फाइलिंग तो 30 सितंबर के बाद होगी ना। इसका मतलब ये अगस्त के रिटर्न तक करना होगा, क्योंकि अगस्त का जो रिटर्न होगा वो आपका 20 सितंबर तक फाइल होगा। तो 30 सितंबर तक कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेट वगैरह अगर किया होगा तो 30 सितंबर तक कोई भी रिटर्न में आप इसे दिखाओगे तो चल जाएगा।
तो सितंबर का रिटर्न तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अगस्त का रिटर्न होना चाहिए, तब आपका काम बनेगा। अब अगर 30 सितंबर तक ऐसा नहीं किया, नॉट पेड, तो फिर 30/11/23 तक मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा, जो भी जीएसटी या 3B वो भर रहे हैं उस दौरान, तो नवंबर का रिटर्न थोड़ी हो सकता है, वो अगेन अक्टूबर का रिटर्न होगा, नवंबर का रिटर्न थोड़ी होगा कि नवंबर का रिटर्न तो आगे दिसंबर में फाइल होगा। तो जो भी 30 नवंबर तक वो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसमें उनको रिवर्सल करना पड़ेगा, सिर्फ रिवर्सल करना है, यानी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देगा मिस्टर बी, और कुछ नहीं। लेकिन अगर 30 नवंबर तक ये काम नहीं किया किसी रिटर्न में जो जीएसटी या 3B फाइल किया और उसके बाद डिले हो गया, तो रिवर्सल तो होना ही है, साथ साथ में इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा 1 दिसंबर से आपके ऊपर। सेक्शन नंबर 50 के अंदर जो भी वो अमाउंट होगी उसके ऊपर हम 18% का ब्याज लगाना शुरू कर देंगे, जैसा हम सेक्शन नंबर 50 के अंदर रीड करते हैं। ये रूल 37A आ गया, आपको होपफुली कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ गया होगा रूल 37A किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो ये हमारा एक्सचेंज इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हो गया। हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में किया गया है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 2 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, देयर आर 2 अमेंडमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला अमेंडमेंट तो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल छोटा सा अमेंडमेंट है, और दूसरा अमेंडमेंट जो किया गया है वो अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, पायलट बेसिस पे खाली गुजरात स्टेट में लागू किया गया है, और धीरे धीरे हम उसे बाकी जगहों पे भी लागू करेंगे, बट अभी के लिए हमने उसे सिर्फ गुजरात स्टेट में लागू किया है। और जो पहला अमेंडमेंट है वो तो ऑब्वियसली हर चीज पूरे के पूरे भारत देश में ही लागू की जा रही है। आप अभी तक रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये पढ़ते थे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में कि जो जीएसटी REG 01 आपको भरना होता है उसमें पार्ट ए में 3 चीजें भरी जाती है, एक आपका पैन नंबर, दूसरा आपका मोबाइल नंबर और तीसरा आपका ईमेल आईडी। और ये तीनों भरने पे पैन नंबर वैलिडेट हो जाता है CBDT की वेबसाइट से, मोबाइल पे एक OTP आता है और ईमेल आईडी पे एक OTP आता है, अलग अलग, दोनों अलग अलग OTP होते हैं, जो डालने के बाद वेरिफिकेशन होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं और पार्ट बी का प्रोसेस करते हैं और आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो पार्ट ए में आप 3 चीजें देते थे ना, 3 चीजें, अब उसमें से 2 हटा दी गई है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अब आपको नहीं डालना है, आपको खाली पैन नंबर डालना है। तो अब क्या किया जाएगा, जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे CBDT के डेटाबेस से वो पैन वैलिडेट होगा, जिसमें जो आपने पैन नंबर लिया हुआ है उस पैन नंबर में भी तो कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा, तो वो जो पैन से लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा ना, उस पे ऑटोमेटिकली एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर जो दिया होगा उस पे आ जाएगा और जो ईमेल आईडी दी होगी उस पे आ जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट अब क्या बोल रही है कि जो पैन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना, वही आपका जीएसटी का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। इसीलिए हम अलग से आपको अलग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालने ही नहीं देंगे, हम आपके जो पैन में लिंक्ड नंबर्स होंगे उसी को उठाएंगे और उसी को वैलिडेट करेंगे। इस तरीके से ये जो कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, गलत एक्टिविटीज कर रहे थे, उनको और रोकने के लिए इसे और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो देखो यही लिखा हुआ है, पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस fetched from CBDT database will be captured and recorded, and OTP based verification will be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict the misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without the knowledge of the said PAN holder। तो किसी और का पैन नंबर इस्तेमाल करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के ये जो हरकत की जाती थी रजिस्ट्रेशन लेने की, वो रुक जाएगी ना इससे, क्योंकि जैसे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैंने अपना पैन नहीं किसी और का पैन डाला और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया, उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि उसका पैन नंबर यूज किया जा रहा है। अब जिसका पैन नंबर यूज होगा उसी पर्सन के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही ओटीपी आएगा, तो मैं ये गलत काम अब कर ही नहीं सकता। इस वजह से ये छोटा सा एक चेंज किया गया है, ये एक बदलाव है। दूसरा और बदलाव क्या किया गया है, जो पायलट बेसिस पे सिर्फ गुजरात में अभी टेस्ट किया जा रहा है, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, सर आधार ऑथेंटिकेशन तो था ही, ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन जो आया है, इसका क्या मतलब हुआ? आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद हो सकता है कि डिपार्टमेंट के रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका केस सिलेक्ट कर लिया जाए, और आपका केस अगर सिलेक्ट कर लिया गया तो फिर आपको डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए अपने फैसिलिटेशन सेंटर पे बुलाएगा। बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा और बुला के वहां आपकी फोटो
खींची जाएगी, आपका बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा एंड साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उनके ओरिजिनल्स आपसे मांगे जाएंगे एंड देन उसके बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को और स्ट्रिक्ट कर रही है। वो कह रही है कि आधार ऑथेंटिकेशन तो अभी तक हम करते ही थे, उससे तो हमने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई थी जो 2020 से हम लेके आए सबके लिए, रजिस्टर्ड पर्संस के लिए भी और न्यू एप्लीकेंट्स के लिए भी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आपने जैसे ही अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो हमारे रिस्क पैरामीटर्स में अगर आपका केस सिलेक्ट होता है, अब आपका केस सिलेक्ट क्यों होगा? आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने पहले भी कोई ना कोई तरीके का कांड या कोई ना कोई कार्यक्रम किया हुआ है इस तरीके का कि डिपार्टमेंट में जैसे ही आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन किया वहां फ्लैग होने लग गया सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। इनके साथ हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ ना कुछ लफड़ेबाजी में ये रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कंपनियां पेपर वर्क पे बनाई हुई है, क्रेडिट वेडिट घुमाया है, फ्रॉड व्रॉड में फंसे हैं, ऐसी हरकत की है। और ऐसी हरकत करने के बाद ये फिर रजिस्ट्रेशन लेने आए हैं, तो एक बार इनको बुला के इनसे मुलाकात कर ली जाए, फिर ही इन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाए। तो जो गलत काम होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियां वगैरह बनाई जाती है, वो सब पे हम थोड़ा और चेक रख पाएंगे। इस तरीके से ये एक पायलट लॉन्च किया गया है जो खाली अभी गुजरात स्टेट में किया जा रहा है। यानी कि सवाल भी पूछा जाएगा इस बारे में तो गुजरात स्टेट का ही टैक्स पेयर होगा जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो ही ये बात आएगी। जो आधार ऑथेंटिकेशन करता है उसी के लिए ये बात रहेगी। जिसमें आप ये जानते थे कि एप्लीकेशन करने के 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। 7 वर्किंग डेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट तो तुरंत मिल जाती है, बट 7 वर्किंग डेज में आपको अप्रूवल मिलता है। अब क्योंकि यहां पर ये इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसीलिए 7 वर्किंग डेज की बजाय 30 डेज का समय लगेगा आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। तो वो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो हम टाइम प्रोसेस पढ़ते थे वो सब वैसा ही है कि 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी और आधार ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर, जो भी हुआ होगा वो डेट को एप्लीकेशन सबमिटेड मानी जाएगी। एंड उसके बेसिस पे वहां से 30 दिन लगेंगे हमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो 30 दिन में हम या तो कोई क्वेरी रेज करेंगे या तो 30 दिन के अंदर अंदर हम ओके कर देंगे, या 30 दिन में अगर हम कुछ नहीं बोले तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। बस इतना सा ही बदलाव किया गया है। तो फेक और फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए रूल 8 और रूल 9 में रिस्पेक्टिव जगहों पे चेंजेस किए गए हैं। तो कहां कहां क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जैसा कंटेंट दिया हुआ है उसी को अगर गो थ्रू करके देख लें तो भी हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो पैन वैलिडेट होता है उसके आगे डाल दिया गया सेपरेट ओटीपी आएगा टू पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये पहली बात कवर हो गई। फिर टीआरएन वगैरह जनरेट हो जाता है, फिर आप पार्ट बी वगैरह भर देते हैं। पार्ट बी भर के आपका एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को भेज दिया जाता है। अब ये प्रॉपर ऑफिसर को जो भेज दिया गया उसके अंदर हम कहते हैं सब कुछ अगर ऑर्डर में है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, जिसमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या किया पर हुआ नहीं, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगा नहीं मेरे को तो साइट वेरिफिकेशन करना है, इन दोनों सिचुएशन में 30 दिन का समय होता है। 30 डेज नॉट 30 वर्किंग डेज। अब यहां एक बात और क्या जोड़ दी गई कि जिस पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन कराया और उसे आइडेंटिफाई किया गया है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन, उसके केस में भी 30 दिन ही रहने वाला है। तो 30 दिन में आपको या तो ग्रांट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन या फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। तो ये बात यहां भी ऐड कर दी कि 30 दिन के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा अगर कोई पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन किया है और उसे आइडेंटिफाई किया गया है। और फिर उसके बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन आया तो आपको उसका रिप्लाई 7 वर्किंग डेज में देना होता है एंड देन वहां से फिर फाइनल एक्सेप्टेंस हुआ या रिजेक्शन वो भी 7 वर्किंग डेज में होता है। तो वो पाथ चेंज नहीं हुआ है, वो सब कुछ वैसे का वैसे ही है। सिर्फ एक पॉइंट और ऐड हो गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन करने पे हो सकता है कि आपका रिस्क पैरामीटर्स पे अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे बुला के थोड़े और सबूत और प्रमाण देने पड़ेंगे कि आप गलत आदमी नहीं हो, आपने कोई गलत इंटेंशन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो अब हम एग्जैक्ट अगर लैंग्वेज देख लें कि वो लैंग्वेज जो इंसर्ट की गई है वो क्या है। ये तो सिर्फ आपको पूरा का पूरा वही कंटेंट वापस दिया हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये बात आपके लिए सिर्फ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब कुछ सेम ही दिया हुआ है, वो सिर्फ आप रेफर कर लोगे पीडीएफ में, कुछ नया नहीं है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ हाई रिस्क एप्लीकेंट्स who opt for authentication of Aadhaar number has been introduced on a pilot basis in the state of Gujarat. अभी खाली गुजरात में आया है।
An applicant who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on their parameters. तो वो कुछ ना कुछ पैरामीटर फिक्स किए हुए हैं उनके सिस्टम के अंदर, उन्होंने पहले से फ्लैग करने के लिए कुछ हुक्स लगाए हुए होंगे, उसके बेसिस पे फ्लैग हो जाओगे आप. Shall be followed by biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual. अगर इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे होगे तो इंडिविजुअल का फोटोग्राफ के लिए आपको बुलाया जाएगा. अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, एचयूएफ हो, तो एचयूएफ का फोटो तो नहीं ले सकते ना, कर्ता का फोटो लेंगे. ऐसे ही अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी पार्टनर का लेंगे, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का लेंगे, वही बात लिखी हुई है. तो ऑफ सच इंडिविजुअल्स वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल, तो ये दो बातें हो गई. ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और ऑफ सच इंडिविजुअल्स वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल. इतना ही नहीं, वी विल ऑल्सो डू वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे ना पार्ट बी में, जो भी आपने प्रमाण दिए होंगे वो सारे भी आपको साथ साथ में लेके आने होंगे और जिस सेंटर पे बुलाया जाएगा वहां आना है. तो फैसिलिटेशन सेंटर मतलब सीधे जीएसटी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होगा जहां आपको बुलाया जाएगा वहीं आना है. आपका एप्लीकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा, और जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा एक एक्नॉलेजमेंट तब इशू किया जाएगा. तो जो REG2 में एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाता है along an GSTIN नंबर कि इस एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो तभी इशू होगा जब आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा. तो इस प्रोसेस के लिए इन्हें 30 दिन चाहिए, इसीलिए 7 वर्किंग डेज की जगह अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है तो जिस भी दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया होगा या आधार ऑथेंटिकेशन हुआ होगा, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट से आपको 30 दिन के अंदर अंदर या तो क्वेरी आ जाएगी या ओके कर दिया जाएगा, या अगर साइलेंस रहा तो डीम्ड अप्रूवल कर दिया जाएगा. ये हमारा रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो कवरेज है वो हो जाता है. इसके अलावा जो मैंने आपको पीडीएफ में कंटेंट दिया है वो खाली अगेन रेफरेंस के लिए, रीडिंग के लिए दिया हुआ है, बाकी अदरवाइज तो बाकी बातें सेम ही हैं. मुझे नहीं लगता एग्जाम में कोई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, बिकॉज पायलट बेसिस पे खाली स्टेट ऑफ गुजरात में आया है, तो खाली इस पे कोई थियरी बेसिक से पूछ ली जाए तो अलग बात है, बाकी अदरवाइज तो ये बहुत सिंपल सी और इजी सी बात हो जाती है. सो कंटिन्यू करते हैं विथ अवर नेक्स्ट डिस्कशन विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ई-वे बिल. इसमें कुछ 2-3 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उन्हें क्विकली हम कवर कर लेते हैं. पहला हमारा इनवॉइस चैप्टर में किया गया है रूल 46A में एक छोटा सा अमेंडमेंट. ये रूल नंबर 46A क्या है पहले तो वो हमें ध्यान में होना चाहिए, फिर ही हम उसका अमेंडमेंट कवर कर पाएंगे. रूल 46A में हमने पढ़ा होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करता है टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, तो उस केस में उसे टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ जाता था एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ जाता था. तो क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई करता है, इसीलिए रूल 46A कहता था कि अगर आप एक टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी बना देंगे तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट वर्क्स. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम यह था कि रूल 46A में यह नहीं बताया था कि कंटेंट्स क्या होंगे, उस टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स क्या होंगे. जैसे आप इनवॉइस बनाते हो तो रूल 46 में लिखा है, बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो तो रूल 49 में लिखा है, स्पेशल केसेस वाले इनवॉइस बनाते हो तो रूल 54 में लिखा है, लेकिन रूल 46A में तो कुछ लिखा ही नहीं है. एंड देयर बाय यहां पर एक बात ऐड कर दी गई और ऐड करके कहा गया कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स के लिए बना रहे होगे ना तो रूल 46 के पर्टिकुलर्स ही यहां डाल देना, भले वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है. और अगर एग्जेम्प्ट के बना रहे होगे ना तो उस केस में रूल 49 के पर्टिकुलर्स डाल देना. और अगर स्पेशल केसेस वाला रूल 54 जिसके अंदर हम जीटीए के कंसाइनर का नाम वगैरह एंड ग्रॉस वेट वगैरह डालते हैं, वो सब डाल देना जैसा रूल 54 के अंदर लिखा है. मतलब सिंपल सी बात कह दी कि दिस रूल 46A हैज बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली टू मेक it's obligatory on the part of a registered person who is supplying taxable as well as exempt goods or services to an unregistered person to include the relevant particulars जैसा रूल 46, 49 या 54 as applicable लागू होता है. तो ये छोटी सी बात ऐड कर दी गई है रूल 46A में. ये हमारा पहला छोटा सा अमेंडमेंट डिस्कस हो गया. दूसरा, ई इनवॉइसिंग के अंदर एक सर्कुलर इशू करके क्लैरिफिकेशन दिया गया है. सबसे पहली चीज तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किस पे होता है? ई इनवॉइसिंग उन टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल होता है जिनका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या उसके बाद किसी भी साल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर
10 करोड़ से ज्यादा है तो B2B सप्लाईज के रिस्पेक्ट में उन्हें ई इनवॉइसिंग मैंडेटरीली फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पोर्टल पे जाके GST INV 01 JSON फॉर्मेट के अंदर फिल करके इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करना होगा। अब इसके रिलेटेड एक चीज हम पहले क्लियर कर ले, आप नवंबर 2023 में एग्जाम्स देने वाले हैं एंड 1 अगस्त 2023 से इस 10 करोड़ की लिमिट को गिरा के 5 करोड़ कर दिया गया है। यह बात आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज इसे भूल जाएं, क्योंकि आपका जो डिस्कशन होता है वो कट ऑफ डेट होती है 30 अप्रैल 2023 फॉर एग्जामिनेशन इन नवंबर। जब तक जो लिमिट है वो 10 करोड़ ही थी, देयर बाय आपको एग्जाम में 10 करोड़ ही ध्यान में रखनी है। जो नेक्स्ट एग्जाम्स होगी मई 2024 एंड ऑनवर्ड, उसमें वो लिमिट 5 करोड़ रीड की जाएगी। अभी आपको 5 करोड़ रीड नहीं करना, 10 करोड़ ही रीड करना है। ये सिर्फ मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ध्यान में रखना। नहीं तो कई बार हम प्रैक्टिकल नॉलेज यूज कर लेते हैं एग्जाम्स में, जहां एक कट ऑफ डेट होती है और उसके हिसाब से ही हमें काम करना होता है। अब इस सर्कुलर पे आ जाते हैं। आपने ई इनवॉइसिंग के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े होते हैं कि अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला है या GTA सर्विस वाला है या बैंकिंग सर्विसेज वाला है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी है, तो इन पे ई इनवॉइसिंग नहीं है। तो इसके रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस पे तो ई इनवॉइसिंग नहीं है। बट अगर हमने बैंकिंग कंपनी को बाहर किया है तो इज इट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली बैंकिंग सर्विसेज, या फिर अगर वही बैंक कोई और तरह के गुड्स वगैरह भी सप्लाई करता है, एंसिलरी काम भी करता है, तो क्या उस पे भी ई इनवॉइसिंग नहीं होगा? ये डाउट रेज हुआ। तो इस डाउट को गवर्नमेंट ने सर्कुलर के तो क्लियर किया कि जब हम किसी एंटिटी को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो एंटिटी के खाली उसके सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बाहर नहीं निकाल रहे, हम उसको पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं। उस पे ई इनवॉइसिंग है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल सर्कुलर के रिलेटेड दिया है, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज may also be involved in making some kind of supply of goods, जैसे बुलियन यानी कि गोल्ड बार्स, बैंक गोल्ड बार्स भी सप्लाई करता है और बैंकिंग सर्विसेज भी देता है। तो बैंकिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में इनवॉइसिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बुलियन के रिस्पेक्ट में है। बैंकिंग कंपनी को बाहर किया है तो उसके सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो वो सप्लाई करते हैं उस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो वही क्लियर किया हुआ है, ऑल सप्लाईज thus will not be required to issue ई इनवॉइस। ये एक छोटी सी बात ई इनवॉइसिंग में बदली गई है। देन हमारी तीसरी बात जो छोटी सी बदलाव है वो हमारा ई वे बिल के अंदर आया है। ई वे बिल के अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, जहां ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जैसे आपने रीड किया होगा नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है, या करेंसी वगैरह लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ई वे बिल वगैरह बनाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब सेंसिटिव आइटम होते हैं, इनके बारे में डिस्क्लोजर्स वगैरह अगर हम पहले से देंगे तो थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है जो हम सीक्रेट ही रखना चाहेंगे, हम वो बताना नहीं चाहेंगे हर जगह, इसीलिए इनको ई वे बिल से बाहर रखा गया। ऐसी एक लिस्ट ऑफ सेंसिटिव आइटम्स हैं, बहुत सारे लॉजिकल आइटम्स भी उसके अंदर डाले हुए हैं। लेकिन इसी लिस्ट में एक आइटम और था, ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर या अदर आर्टिकल्स, वो अभी भी है। इस पे भी ई वे बिल नहीं लगता कि अगर आप ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी है। तो फिर अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि अगर आप बात करते हो अबाउट इमिटेशन ज्वेलरी, तो उसे इस नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला गया है। इसका मतलब इमिटेशन ज्वेलरी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और अगर ई वे बिल लागू हो रहा है क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल मैंडेटरी है। लेकिन अगर कुछ ओरिजिनल ज्वेलरी वगैरह है तो फिर उस केस में भले कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, स्टिल ई वे बिल लागू नहीं किया जाता। तो इन्होंने इस एंट्री में सिर्फ ये अमेंडमेंट कर दिया कि ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर एंड अदर आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट जनरेटिंग ई वे बिल, बट ई वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी। क्योंकि वो तो सस्ती चीज हो गई ना, डुप्लीकेट चीज हो गई, तो डुप्लीकेट चीज में तो ऐसा कुछ सेंसिटिव बात नहीं रह गई, तो उस पे तो हम ई वे बिल लागू रेगुलर तरीके से करेंगे। इस तरीके से ये हमारे 3 चेंजेस हैं जो इनवॉइसेस के चैप्टर में किए गए। 3 कौन से? रूल 46A अमेंड कर दिया गया, पहला वो बदलाव हो गया। दूसरा, ई इनवॉइसिंग में सर्कुलर आ गया कि बैंक मतलब बाहर तो पूरा बाहर, खाली उसकी बैंकिंग सर्विसेज के लिए नहीं, ई इनवॉइसिंग से वो पूरा बाहर। और तीसरा, इमिटेशन ज्वेलरी में ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर बाकी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला है
क्योंकि सरकार को ये नोटिफिकेशन निकाल के लॉ में ये बात डालने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था। सीएजी ने अपनी कुछ ऑडिट्स में एक इशू पाया और उस इशू को ठीक करने के लिए उन्होंने लॉ में ये लीगल प्रोविजन डालने को कहा। इशू क्या था? बहुत छोटा सा एक इशू था कि जब आप पेमेंट कर देते हैं, पोर्टल पे जाके आप पेमेंट कर देते हैं जीएसटी का, तो जब बैंक को पेमेंट रिसीव हो जाता है तो एक सीआईएन नंबर जनरेट होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक जीएसटी सिस्टम को पास करता है और उसके बेसिस पे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा चढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये जनरेट नहीं होता, कई बार पैसे कट जाते हैं बट जनरेट नहीं होता और जीएसटी सिस्टम को ये डिटेल नहीं गई, इसीलिए कैश लेजर में पैसा नहीं चढ़ा। लेकिन क्योंकि बैंक्स पैरेलली आरबीआई को भी रिपोर्ट करते हैं और आरबीआई को अगर ये इंफॉर्मेशन चली जाती है तो आरबीआई की एक फाइल होती है ई स्क्रॉल फाइल, जो अगेन जिसके बेसिस पे अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे अपडेट कर दिया जाता है, पैसा चढ़ा दिया जाता है जितना भी आपने डिपॉजिट किया होगा। तो इस तरीके से कैश लेजर अपडेट होने का दो रास्ता हो गया, या तो बैंक ने जीएसटी सिस्टम को बताया होगा तो हुआ होगा, या ई स्क्रॉल फाइल जो आरबीआई की अगले दिन अपडेट होती है तो हुआ होगा। यह बात होती तो आ ही रही थी, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पाया कि इस बात को लेके लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं डाला है आपने। कम से कम लॉ में लिखा तो हो, पेमेंट के अंदर रूल 87 के अंदर यह बात लिखी तो हो कि अगर डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं भी बनता क्योंकि बैंक ने जीएसटी सिस्टम को पास नहीं किया, तो ई स्क्रॉल फाइल के बेसिस पे जो आरबीआई का फाइल होता है उसके बेसिस पे हम अपडेट मार देंगे पोर्टल को और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिख जाएगा। तो ये होता तो आ ही रहा था और अभी भी होता रहेगा, लेकिन इस बात का सिर्फ लीगल प्रोविजन लॉ में डाल दिया कि ऐसा किया जाएगा। तो इसीलिए खाली प्रोविजन क्या डाला गया है, where the bank fails to communicate the detail of CIN to the common portal, the cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of the RBI, where the details of the said e-scroll is in conformity with the चालान जो आपने जनरेट किया होगा GST PMT 06 के अंदर। एग्जाम एंगल से ये बिल्कुल काम का नहीं है, सिर्फ नया नोटिफिकेशन है, फ्रेश आया है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी ये प्रैक्टिकल पेमेंट के रिलेटेड इशू है, एग्जाम में इसका कुछ पूछना जैसा बनता नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम पहुंच जाते हैं, रिटर्न्स के चैप्टर में, जिसमें दो चेंजेस किए गए हैं। दो चेंजेस में पहला चेंज किया गया है कि जो सेक्शन 47 में लेट फीस लगती है वो एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में जो हम पढ़ते आए हैं कितनी लेट फीस लगती है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। हम अभी तक पढ़ते क्या आए हैं, 100 रुपया लगेगा पर डे, 100 रुपया पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर लगाया जाएगा। ये हम पढ़ते आए हैं कि 100 रुपया प्रतिदिन लगता है लेट अगर आप एनुअल रिटर्न भरोगे फीस, और जो भी उस साल का टर्नओवर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उस पे 0.25% का जो नंबर आएगा उसमें से जो विच एवर इज लोअर होगा वो लगा दिया जाएगा अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिले करते हो। ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ी हो गई क्योंकि अगर टर्नओवर बड़ा है तो टर्नओवर का 0.25% करोगे तो एक भयंकर नंबर निकल के आएगा और वो आपको पे करना पड़ जाएगा। ऑब्वियसली 100 रुपए पर डे से कंपेयर करके आपको वो निकालना होगा, बट स्टिल वो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। इसीलिए यहां रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है और रिलैक्सेशन इस सिंपल से चार्ट में समराइज किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 100 रुपए पर डे की जगह उसे 25 रुपए पर डे कर दिया जाएगा और 0.25% ऑफ टर्नओवर की जगह मात्र 0.02% ऑफ टर्नओवर कर दिया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है बट 20 करोड़ तक है, तो 5 करोड़ तक वालों के लिए तो क्लियर हो गया, 5 करोड़ के ऊपर है 20 करोड़ तक है तो 50 रुपए प्रतिदिन और 0.02% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर ही किया जाएगा। और अगर 20 करोड़ के भी ऊपर है तो उस केस में जैसा था वो वैसा ही है, 100 रुपए पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर कर दिया जाएगा। तो अब सिंपल से चार्ट को देख लो, चार्ट में क्या बोला है, 5 करोड़ तक की अमाउंट है तो उस केस में 25 रुपए और 0.02% विच एवर इज लोअर। ये बात तो आपको पता ही है ना, हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सेम टू सेम बात एसजीएसटी एक्ट में भी होगी, इसीलिए डबल हो जाएगा, इसीलिए 0.04% और 50 रुपए हो जाता है। फिर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ तक है तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, 50 रुपए पर डे
और 0.02% अगेन ऑफ द टर्नओवर विचएवर इज लोअर कर दिया जाएगा। अगेन डबल हो जाएगा तो वो 50 का 100 और 0.02 का 0.04 हो जाएगा। एंड लास्ट वाली बात, अगर 20 करोड़ के भी ऊपर है तो 0.25% और 100 विच एवर इज लोअर वो डबल कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा बदलाव सेक्शन नंबर 47 में एनुअल रिटर्न के रिलेटेड डिले होने पे जो लेट फीस पे की जाएगी उसका हमारा चेंज हो गया। ये हमारा पहला अमेंडमेंट हो गया रिटर्न चैप्टर का। दूसरा हमारा अमेंडमेंट हो जाता है रिटर्न चैप्टर का, एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 88C। ऑल टुगेदर नया रूल आया है, एक नया रूल आया है, रूल 88C। हमें समझना होगा ये रूल क्या आया है और इसका क्या इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स और भी किए गए हैं हमारे रिटर्न के ही चैप्टर में। रूल 88C इसीलिए लेके आए हैं कि जब कोई पर्सन GSTR 1 फाइल करता है और GSTR 1 में वो अपने टैक्स लायबिलिटी दिखाता है अपने सेल्स के आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस पे कि समझो 50 लाख है, और फिर जब वो उसी महीने का GSTR 3 भी भरता है या उसी क्वार्टर का GSTR 3 भी भरता है एज द केस में भी, तो उसमें वो दिखाता है कि 20 लाख है। तो देयर इज अ सब्सटैंशियल डिफरेंस। GSTR 1 में आपने 50 लाख कहा था और GSTR 3 में आप 20 लाख कह रहे हो। ये इतना बड़ा गैप कैसे क्रिएट हो गया? इस गैप के रिलेटेड या तो आप क्लेरिफिकेशन दें कि ऐसा क्यों हुआ और हमें एक नोटिस आ जाने पे जवाब दें, या फिर अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो ये जो गैप है उस गैप पे भी आपको GST भरना पड़ेगा, टैक्सेस भरना पड़ेगा, नहीं तो हम ब्याज लगाना चालू कर देंगे सेक्शन नंबर 50 के तहत। इस तरीके से एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। इफ देयर आर डिफरेंसेस, सब्सटैंशियल डिफरेंसेस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3 भी, छोटे मोटे डिफरेंसेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सटैंशियल होना चाहिए। सर ये सब्सटैंशियल तो सब्जेक्टिव वर्ड होता है, सब्सटैंशियल का क्या मतलब हुआ, उसका क्या इंपैक्ट होगा? सब्सटैंशियल ऐसा कहा गया है, हम नोटिफाई करेंगे कि इतना सब्सटैंशियल होता है, मतलब एक परसेंटेज बताएंगे कि इतना परसेंटेज होगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये लागू किया जाएगा। जो अभी तक बताया नहीं गया है, वो नोटिफाई नहीं किया गया है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये रूल हमारे लिए एग्जाम में थोड़ा ज्यादा थियोरिटिकल रहेगा, थियरी बेस पे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि नंबर्स तो हमें बता ही नहीं गए हैं। हालांकि स्टिल इंस्टीट्यूट ऐसे पूछ तो सकती है ना कि समझो वो परसेंटेज नोटिफाई किया हुआ है 60%, तो उसके बेसिस पे बताओ, तो हम कर तो सकते ही हैं उसके बेसिस पे। तो हम रूल पढ़ते हैं, रूल में क्या लिखा है। अ न्यू रूल 88C has been introduced to determine a mechanism for dealing with difference in the liability reported in the statement of outward supply between GSTR 1 and GSTR 3B. Accordingly, where the tax liability as per GSTR 1 exceeds the tax liability as per GSTR 3B, तो GSTR 1 में 50 लाख बताया और GSTR 3B में 20 लाख, by more than a specified extent, जो अभी तक स्पेसिफाइड नहीं, more than a specified extent, the registered person would be intimated on the portal of such difference. यानी आपको एक शो कॉज नोटिस आएगा और बताया जाएगा कि भाई इतना बड़ा गैप क्यों है, आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, आपके पोर्टल के अकाउंट में, और कहा जाएगा या तो भरो, ब्याज के साथ भरो, या फिर समझाओ क्यों हुआ ऐसा, एक्सप्लेन द डिफरेंस। देयर हैज टू बी वन लॉजिकल थिंग यू विल हैव टू डू। अगर टैक्स पेयर डिपॉजिट कर देता है तो ठीक है, या फिर रिप्लाई फर्निश कर देता है तो ठीक है। अगर उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि नोटिस आ जाने पे ना ही वो रिप्लाई करता है ना ही वो पैसे भरता है विद इंटरेस्ट, तो उस केस में अगले टैक्स पीरियड का आप GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी तक आप क्या पढ़ते थे, अगर आपको इस महीने का GSTR 1 भरना है तो पिछले महीने का GSTR 3B और GSTR 1 भरा गया होना चाहिए, तो ही आप ऐसा इस महीने का GSTR 1 भर पाओगे। अब उसमें एक एडिशनल बात क्या कर दी गई कि अगर आपको इस महीने का GSTR 1 भरना है तो पिछले महीने का GSTR 1 GSTR 3B तो भराया ही होना चाहिए, साथ साथ में उनके बीच में अगर सब्सटैंशियल गैप है और आपको नोटिस आया है तो उस नोटिस का आपने जवाब सही सही दे दिया होना चाहिए, या फिर आपने पेमेंट विद इंटरेस्ट कर दी होनी चाहिए, तो ही आप GSTR 1 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का भर पाओगे, नहीं तो भर ही नहीं पाओगे। रूल 88C की एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। Where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in form GSTR 1 or using IFF in respect of a tax period exceeds the amount payable in accordance with GSTR 3B. GSTR 1 में जितना है उससे ज्यादा आपका, उससे कम दिख रहा है GSTR 3B में, तो 1 में ज्यादा दिख रहा है, 3B में कम दिख रहा है,
बाई सच अमाउंट एंड परसेंटेज एज मे बी रिकमेंडेड, जो अभी तक आया ही नहीं है। द सेड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड, उसे इंटीमेट किया जाएगा। तो जीएसटी डीआरसी का फॉर्म है एक, उसमें आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो डीआरसी फॉर्म्स होते हैं, डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको इंटीमेट किया जाएगा एंड आपके ईमेल एड्रेस पे भी एक कॉपी आ जाएगी। जैसे ही ये डिफरेंस आया, आप या तो पे करें या फिर एक्सप्लेन करें। कितने समय में? 7 दिन। बहुत ही कम समय दिया है। आई थिंक इस चीज को लेके थोड़ा सा समय ज्यादा देना चाहिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज बहुत ही कम समय है, तो ये 7 डेज के अंदर अंदर आपको दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो या तो पे करो या रिप्लाई करो, जिसमें आपका जो रिप्लाई है वो ऑफिसर को सही लगना चाहिए। ऑफिसर को सही लगेगा, जस्टिफाइड होगा, तो ही उसे भी वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी। सो वेयर एनी अमाउंट specified remains unpaid within 7 days and no explanation or reason is furnished, or where the explanation is furnished is not found acceptable by the officer। तो या तो पैसे भरो, लेकिन 7 दिन हो गए पैसे भी नहीं भरे जब से आपको हमने नोटिस भेजा था जीएसटी डीआरसी फॉर्म में, और 7 दिनों में आपने रिप्लाई भी नहीं दिया, या आपने 7 दिनों में रिप्लाई दे दिया पर हमको वो रिप्लाई सही नहीं लगा, तो उस केस में सीधे हम तुम्हारा सेक्शन 79 शुरू कर देंगे। व्हाट इज सेक्शन 79? रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। तो सिंपल सी बात हो गई कि जैसे ही एक रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसा नोटिस आता है रूल 88C के तहत, 7 दिनों में उसका जवाब दे दे ढंग का, या फिर पैसे दे दे विद इंटरेस्ट। अगर दोनों में से काम नहीं करोगे तो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग तो शुरू करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में अगले टैक्स पीरियड का आप GSTR1 ही नहीं भर पाओगे, आपका GSTR1 हम रोक देंगे। यही बात रूल 59 सब रूल 6 के अंदर अमेंड की गई है। तो इतनी सी बात हमारी रूल 88C के अंदर डाली गई है। तो ये एक नया रूल हमारा रिटर्न चैप्टर में इंसर्ट कर दिया गया। इसके साथ हमने काफी सारे डिस्कशंस इस सेशन में ले लिए हैं। जो हमारा पार्ट 2 ऑफ अमेंडमेंट्स था नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए, एक पार्ट 3 और अपलोड किया जाएगा हमारे ही चैनल पे। बट ये जो पार्ट 3 होगा वो सिर्फ सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि यहां के आगे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सीए इंटर के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट है। मतलब क्या सर, सीए इंटर वाले फ्री हो गए, उनके अमेंडमेंट सारे कवर हो चुके हैं? हाँ जी, आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो चुके हैं। A to Z जितने भी बदलाव हुए हैं मई से नवंबर ऑनगोइंग में, वो सब कवर हो गए हैं। अगर आपने मई 23 के भी अमेंडमेंट्स नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल पे मई 23 के भी अमेंडमेंट्स पहले से सारे अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप रेफर कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी रीसेंट चेंजेस के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। एंड इस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी चेंजेस हुए हैं उसका पूरा प्रॉपर कवरेज हो जाएगा। तो सीए फाइनल वालों, हम एक सेशन के लिए और मिलेंगे जिसमें हम कुछ और सर्कुलर्स आए हैं डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, रिफंड चैप्टर में, उन्हें कवर करेंगे। कोई अगेन बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं है, बट अमेंडमेंट्स है, चेंजेस हैं, तो उन्हें तो हमें प्रॉपर्ली कवर करते ही रहना होगा। जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से पढ़ते रहें, हम आपकी इसी पढ़ाई में और बेहतर हो सके उसके लिए ऐसे वीडियो सेशंस रेगुलरली हमारे चैनल पे डालते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।